Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Soundnir. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Soundnir में स्वागत है. So, dear students, today I am present here with a new topic, the second chapter of Flamingo, Lost Spring. The full name of this chapter is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Alright? Before we start the chapter, let's know about the author first. Dear students, the name of the author is Anis Jung. This can be pronounced Jung. Similarly, this can also be pronounced Jung. Okay, so Anis Jung, who was born in 1964, was born in Rourkela. Okay, देखिए अनीस जंग एक राइटर थी जो राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है. उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहाँ पे वो पैदा हुई थी एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. लेकिन उन्होंने अपनी जो बचपन बिताई थी और जो उनका अपना किशोरावस्था थी वो कहाँ बिताई थी? हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनकी जो शिक्षा उन्हें जो शिक्षा मिली थी यानी उन्होंने जो शिक्षा पाई थी वो हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी कि उनके दोनों पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों लोग क्या थे? माता पिता दोनों लोग क्या थे? लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपनी कैरियर जो शुरू की थी वो किस रूप में? एक राइटर के रूप में इंडिया में शुरू की थी. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. ध्यान रहे कि जो अनीस जंग थे ना, उन्होंने राइटर ग्रुप में अपना कैरियर शुरू किया था और साथ ही साथ वो संपादक यानी एडिटर भी रही थी और कॉलमनिस्ट और रही थी, मतलब कुछ न्यूज़पेपर्स. बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो न्यूज़पेपर उनके हैं वो एक मैगज़ीन है जिसका नाम है यूथ टाइम्स. ध्यान रहे एक मैगज़ीन है जिसका नाम है यूथ टाइम्स, उसकी वो एडिटर रही थी. एंड एज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, कई ऐसी किताबें हैं जिनको उन्होंने लिखी हुई हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. देखिए आपके 12th क्लास की बुक में जो सेकंड चैप्टर दिया है ये सिर्फ इस बुक का यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एकमात्र टुकड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि एक फ्रैक्शन है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हियर शी एनालाइजेस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्चुअली ऐसा होता है कि अनीस जंग दिल्ली के सीमापुरी इलाके में विज़िट करती हैं. वहाँ की कंडीशन देख करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं. तो उन्होंने क्या किया, इस पॉवर्टी जो गरीबी थी, कुछ बच्चे ऐसे थे सीमापुरी में जो ढाका से आए थे बांग्लादेश में, तो उनकी गरीबी देख करके उनको बहुत ज़्यादा सदमा सा लग जाता, झटका सा लगता है और उसी पर उन्होंने पूरी अपनी कहानी बुन दी. और शी एनालाइजेज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी. ध्यान रहे ग्रिंडिंग का मतलब होता है पिसना, वैसे गरीबी का पिसना. तो पॉवर्टी, ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, ऐसे ट्रेडिशंस जो बच्चों के या उनके पेरेंट्स के जो सदा से उन लोगों को वो चीज़ें मिलती रही हैं, चाहे वो रैक पिकिंग का हो, चाहे वो बैंगल कार्विंग का हो, चाहे वह किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का हो, तो वो उनको जैसे उनके सायन में उनके वंशज में जैसे वो चीज़ें मिलती चली आ रही हैं. विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और इसी यही पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस क्या करते हैं, ऐसे बच्चे की निंदा करती हैं, कंडेम्ड करती हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन से भरी हुई है. ओके, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण से भरी हुई है, लोग शोषण करते हैं उनका. चलिए डियर आगे चलते हैं. देखिए नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. तो इसमें ये कहा गया कि इसके पढ़ने के बाद जो इसकी मीनिंग निकल के आए वो आपको नोट करना है या नोटिस करने ध्यान देना है. फिलहाल मैं जो है पहले ही इसका रेफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए.
देखिए लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश करना, और परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी जो है शुरू से लेकर आखिरी तक निरंतर रूप से बने रहना। गरीबी जब हमारी काफ़ी दिनों से मतलब मुसलसल वो चीज़ें बनी रहती हैं, हटती नहीं हैं, तो उसी को कहते हैं क्या क्या कहते हैं, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ओके, और तीसरा पॉइंट है स्लॉग दियर डेलाइट अर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्लॉग का वैसे मानी होता है कि जब आप काम करके निकलते हैं, कोई भी काम करके कोई काम करके निकलते हैं या फ्री होते हैं, तो उस वक्त अपना टाइम जो यूज़ करते हैं यानी हार्डवर्क करने लगते हैं, उसी को स्लॉग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली एक फैमिली मुकेश की होती है, वो फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का काम करती है, तो हम उनको डेलाइटर्स जो है नसीब नहीं होता है। वो हमेशा सिर्फ उस आगे के उजाले में ही रहते हैं, फ्लेम्स में रहते हैं, तो दिन नसीब नहीं होता। और जब भी कभी डेलाइट अर्स आता है तो अपने काम में जुट जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये स्लॉग दियर डेलाइट अर्स का ये मतलब है। अगला है डार्क हटमेंट्स। हटमेंट्स मीन्स क्या होता है डियर? देखिए हटमेंट एक ऐसा वर्ड है, इसको कह सकते हैं कि जो हम कैंप लगाते हैं ना, तो कैंप लगाते हैं स्पेशली जो है हमारा वो टेम्प्रेरी घर बन जाता है, तो उसी को हटमेंट कहते हैं। और वो डार्क है, डार्क मीन्स ये समझ लीजिए कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, उनकी लाइफ में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है रूफ ओवर हिज हेड, यानी उनके उस बच्चे के सर पे छत ना होना, यानी कि छत ना होने का मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी रात कहाँ काटेंगे, जब छत नहीं है तो कहाँ से काटेंगे। अभी इसकी और भी मीनिंग निकल सकती हैं कि जैसे हमारे सर पे छत नहीं है तो यानी कि गरीबी है। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी कि एक तरफ जो है मिडिल क्लास फैमिली होती है जो पता है क्या करती है, सारी बर्डन को बच्चे के ऊपर डाल देती है। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर डाल देती है, तो बच्चे के ऊपर शुरू से वो जिम्मेदारी आ जाती है और बच्चे बेचारे झेल नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पैराग्राफ हमारे ये जो पैसेज है, इस पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। चलिए इसमें देखिए एक हिंट दिया गया है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसमें ऑथर ने एक पॉइंट लिखा है कि कभी कभी मैं पा जाता हूँ 1 रुपये कहाँ, इन द गार्बेज, मतलब कूड़े और करकट में। कूड़े के ढेर में या करकट में मैं 1 रुपये पा जाता हूँ, कभी कभी 1 रुपये पा जाता हूँ। और इसी पर देखिए कहानी आगे बुनती हुई चली जाती है। वाई डू यू डू दिस? अनीस जिंग ने, ऑथर ने एक क्वेश्चन किया है कि वाई डू यू डू दिस। एक नरेटर के रूप में यहाँ पे काम कर रही हैं कि तुम ये क्या करते हो। आई आस्क साहिब। साहिब जो वर्ड है ये एक्चुअली लोग उसे साहिब साहब बुलाते थे लोग, साहिब। रीज़न क्या था, उसका नाम जो था वो साहिब आलम था, बट उसका जो है शॉर्ट नेम लोग साहिब बुलाते थे। तो आई आज साहिब, मैंने साहिब से पूछा, मैं पूछती हूँ, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो उनके पड़ोस में, यानी जो कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक कूड़े का ढेर है, उसमें सुबह सुबह वो साहिब आलम आ जाता है और अक्सर मेरी उससे मुलाकात सुबह में हो जाया करती है। और वो क्या करता है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंजिंग का मतलब क्या होता है डियर, यानी सीकिंग टू ऑब्टेन, यानी कि ये कहना कि किसी चीज़ की तलाश करना। स्क्राउंजिंग फॉर मीन्स होता है तलाश करना, ढूंढना। क्या? सोना, गोल्ड इन द गार्बेज। अब आप समझ सकते हैं, एक्चुअली बड़े गजब तरीके से लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि जब भी ऑथर कोई राइटिंग करता है तो उसमें ज़रूर लिटरेरी फिगर ज़रूर डालता है, स्पेशली टू ऑर्नेट हिज और हर राइटिंग। तो देखिए तलाश तो कर रहा है, सोने की तलाश कर रहा है कूड़े के ढेर में। अब बताइए कूड़े के ढेर में सोना मिलेगा कि कूड़ा करकट मिलेगा या रैपर्स वगैरह मिलेंगे।
एक्चुअली गोल्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि कि रैग पिकिंग्स क्या था, उसका एक पेशा प्रोफेशन बन चुका था और उसी से ही वो पैसा कमाता था और उसी से उसका खर्च चलता था। चलते हैं आगे। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। डियर स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि इसको स्पीड से पढ़ूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डायरेक्ट मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, इंपॉर्टेंट मीनिंग में बताता चलूँगा। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। अच्छा, घर कहाँ था? इसका घर वहाँ था बांग्लादेश के ढाका में। सेट अमिंस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर कहाँ था? बिल्कुल ग्रीन फील्ड्स में, एकदम हरियाली में, हरे हरे मैदानों में, वो भी ढाका के। और हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब लेकिन उसका जो घर है वह डिस्टेंट मेमोरी नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी मीन्स क्या होता है? डिस्टेंट मीन्स होता है दूर या दूरी का, मेमोरी मीन्स होता है याद, यानी कि उसके यादों से, उसकी मेमोरी से उसका घर दूर नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी उसको ख्याल है कि उसका घर भी था। एक्चुअली उसका घर जो है, एक तूफान आता है, तूफान आता तो उसका घर उसी में उजड़ जाता है और वहाँ पर रहने के लिए कुछ भी नहीं रहता, इसलिए वो पलायन करके आ जाता है, एक माइग्रेट करता है और इंडिया चलाता है और इंडिया के दिल्ली में आकर के सीमापुरी में बस जाता है। देखें आगे। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे, दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, जहाँ पे वो रहता था, उसके घरों को और उसके आसपास के मैदानों, हरियाली, सब चीज़ें उड़ गई, सारे ख़त्म हो गए। और हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ से बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन लोगों ने घर छोड़ दिया या वो देश ही छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, ये सोचा कि चलो बड़े शहर में चलते हैं और सोने की तलाश करते हैं, गोल्ड यानी सोना की तलाश करते हैं। वेर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो आज रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, यानी कि साहब बुदबुदाता या कहता है। लुकिंग अवे मीन्स क्या होता है डियर, यानी कि अपनी याद रहे, जिस सामने वाला देख रहा है ना, तो उसको इस प्रकार से देखते हुए अपनी नज़रों को हटाना जैसे आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो लुकिंग अवे यानी कि वो अपनी नज़रों से उसको हटा रहा है, पहले देख रहा था। तो फिर किसी ने कहा गो टू स्कूल, किसने कहा? ऑथर ने कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ ना। आई से ग्लिबली मीन्स होता है इलोक्वेंटली, यानी वाकपटुता से, बड़ी बोलने की चालाकी से मैं कहती हूँ कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये मैंने एहसास करते हुए, मैंने फ़ौरन एहसास किया, इमीडिएटली मीन्स फ़ौरन एहसास किया कि हाउ हेलो द एडवाइस, यानी कि कहते नहीं लोग कि कथनी करनी में अंतर होता है, कि कहना कितना आसान होता है। इंसान सलाह तो चलती राह लोग देते रहते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तो पता चलता है। तो यही है कि रियलाइजिंग इमीडिएटली, फ़ौरन रियलाइज़ हो जाता है कि हाउ हॉलो, ऐसा हॉलो भी छिछला होता है, यानी कि जिसमें कोई दम ना हो। तो ऐसी एडवाइस थी जो मुझे लगी, मैंने जो उसको दिया कि स्कूल चले जाओ, तो मैंने तो ऐसे हल्के में कह दिया जैसे स्कूल चले जाओ, बट साहिब आलम के लिए स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी, टेढ़ी खीर थी। लेकिन जवाब क्या आता है? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यानी कि जब वे बनाएंगे, यानी कोई स्कूल वाला कोई बनाएगा तो हम जाएंगे स्कूल, मैंने स्कूल में जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ डियर आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो ऑथर ने कहा कि अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, मतलब थोड़ा मजाक करते हुए। तो येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तो साहिब आलम जवाब देता, हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। और उसने ये जवाब दिया कैसे? मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली मीन्स होता है खुलकर हंसते हुए, स्माइल, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? मैं ये देखती हूँ उसे कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? यानी कि जब उसने कहा कि मैं स्कूल बनवाऊँ तो क्या तुम आओगे, तो वो उसने समझ लिया कि सच में वो, और स्कूल आने के लिए बिल्कुल तैयार भी हो गया। तो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, पूछ रहा है कि क्या आपका स्कूल रेडी है? तो देखिए क्या जवाब आता है।
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। उन्होंने बताया, यानी ऑथर ने बताया कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है, लॉन्गर लगता है, मतलब लंबा टाइम लगता है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गई, किस बात पर? मैंने ये प्रॉमिस किया, मैंने ये वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं निकला। मैंने कहा था कि इसको अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो आओगे, तो उसने कहा था हाँ आएंगे, तो ये प्रॉमिस उसका जो है किसी मतलब का नहीं हुआ, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस होंगे जिस जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मतलब इस ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक वर्ल्ड मीन्स क्या होता है कि बेरंग दुनिया, यानी कलरलेस वर्ल्ड। किसके लिए? साहिब आलम जैसे लोगों के लिए। ऐसे दुनिया के हर कोने में मेरे जैसे प्रोमिसेस तो लोग हमेशा करते रहते होंगे, बहुत सारे वादे करते रहते होंगे। उम्मीद करता हूँ डियर। देखिए ब्लीक मीन्स होता है कलरलेस, ध्यान देंगे। अबाउंड मीन्स होता है, अबाउंड इन मीन्स होता है में रहना या मौजूद होना। आगे चलते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। कई महीनों जब गुजर जाने के बाद जब मैं उसे थोड़ा बहुत जान पाई तो मैंने उसका नाम पूछा। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। तो उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेस, यानी वो अनाउंस करता है, यानी बताता है क्या कि साहिब आलम नाम है मेरा। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यानी उसे ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। साहिब आलम को ये नहीं पता कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, का अगर ये इसकी मीनिंग जान पा रहा होता, यानी साहिब आलम का मतलब उसे समझ में आता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मालिक। सही बात है, साहिब आलम, आलम इस दुनिया, यानी यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का जो साहिब हो यानी मालिक हो। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट। सच बताऊं तो उसको यकीन नहीं होता अपने नाम पर कि वो सारे संसार का मालिक उसका नाम है, और इसके बाद भी काम उसका रैंक पिकिंग का है। एक बात डियर स्टूडेंट ध्यान दें कि इसमें अक्सर पूछा जाता है, इसमें एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है जिसको हम आयरनी कहते हैं। आयरनी क्या होता है? कि समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट टू बी, यानी कि जो हम बोलते हैं कहते हैं उसके अगेंस्ट में होता है, जो हम समझते हैं उसके अगेंस्ट में होता है, उसका उल्टा हो जाता है, उसी को आयरनी कहते हैं। ओके, तो आयरनी आप समझ सकते हैं आयरनी क्या होता है कि जो हम कहते हैं उसके जस्ट अगेंस्ट में, तो अपोजिट होता है। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स, यानी कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का क्या मतलब है, बिना जाने वो क्या करता है? रोम करता है। रोम मीन्स टहलता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों सड़कों पर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, और ऐसे लोगों लड़कों के साथ जो नंगे पाँव होते हैं। बेयर फुट मीन्स होता है नंगे पाँव। आर्मी का मतलब क्या होता है डियर? आर्मी मीन्स उनका ग्रुप। ओके, हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, वो बेचारे अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं किसकी तरह से? जैसे सुबह की चिड़ियाँ होती हैं, चले आते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और फिर गायब हो जाते हैं दोपहर में। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने के आसपास यह ऊपर हुआ था कि मैं उनको पहचान गई थी, मतलब उनमें से हर एक को जान गई थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स स्लीपर्स, आई आस्क्ड वन। मैंने पूछा, मैं उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? तो उसने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, यानी कि शेल्फ से मेरी माँ ने चप्पल उतारी नहीं थे। शेल्फ मीन्स होता है क्या? जैसे होता है जिसमें कबर्ड होता है, रखते हैं हम, पटरा होता है उस पर, जिस पे चप्पल रखा जाता है, तो उस पर से उतारा नहीं है। ही आंसर सिंपली उसने जवाब दिया। फिर एक लड़का और उसमें बोल पड़ता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एक लड़का और था जिसने जूते पहन रखे थे, और जूते वो क्या थे? दोनों पैर के जूते अलग अलग थे, मैच नहीं कर रहे थे, यानी एक किसी और कलर या कंपनी का या और साइज़ का, दूसरा किसी और कलर कंपनी या साइज़ का, यानी दोनों जूते मैच नहीं कर रहे थे। तो वो बोल पड़ता है कि अगर उसकी माँ ने जूते उतार भी दिए होते तो वो क्या करता? उठा के फेंक देता, यानी नहीं पहनता। अगर उतार देती ना तो ये फेंक देगा। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और जब मैं कमेंट
और जब मैं कमेंट करता हूँ इस चीज़ पर तो क्या करता है, शफल्स करता है। शफल मीन्स होता है पैर घसीटता है, रगड़ता है हिज फीट अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग और कुछ भी नहीं कहता है। तो एंड सेज नथिंग और कुछ भी नहीं कहता। आई वांट शूज़ और वो क्या कहता है, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का है वो कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपना ही जूता नहीं पहना। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने पूरी कंट्री में सफ़र किया, घूमा टहला और मैंने ये देखा कि सारे बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं। इन सिटीज़, कहाँ पे, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स यानी गांव की सड़कों पर टहल रहे हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। और आई थिंक एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यानी एक व्याख्या लोग ऐसा बताते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन है, लोगों में ये बात चलती है कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा भी है कि नंगे पाँव चलना चाहिए। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब मैं सोचती हूँ कि ये शायद एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है इस एक्सप्लेन करने का, ताकि उनकी जो लगातार चलती आ रही जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसमें छिप जाए। ओके, I remember a story a man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. मुझे याद है कि एक स्टोरी थी जिसमें एक आदमी था, वो जो उदीपी से था, उसने मुझे एक बार बताया, सुनाई, कहानी सुनाई कि एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था, जवान छोटा लड़का था, तो वो ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना सा टेम्पल, मंदिर था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, और उसके फादर वहाँ पे क्या थे, पुजारी थे। प्रिस्ट मीन्स पुजारी होता है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वहाँ पे वो अक्सर क्या करता था, थोड़े पल के रुक जाया करता था एट द टेम्पल, उस टेम्पल पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था कि हे देवी माँ हमें एक जोड़ी जूता दे दो। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 सालों के बाद मैंने उसके टाउन विज़िट किया, मैंने उसके टाउन को विज़िट किया, एंड द टेम्पल, और टेम्पल को विज़िट किया, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब उसका जो है जो टाउन था, पूरी तरह कस्बा जो था, आसपास का एरिया पूरी तरह से, डेजोलेशन मीन्स होता है कि पीपललेस, यानी कि जहाँ पे पूरा सुनसान हो जाए और कुछ न रहे, वो सब कुछ बदल गया था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, बैक यार्ड पीछे की तरफ आंगन में जहाँ पे वो एक नया प्रिस्ट रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय आता है जो पहने हुए होता है, ड्रेस में होता है, पहने हुए होता है क्या, ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने होता है, और साथ ही साथ सॉक्स एंड शूज़ भी पहने होता है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, हाँफते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग वाले बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे याद आया कि एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने एक दूसरे लड़के के बारे में जिसने प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी टू द गॉडेस से, कि व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसने अंत में जब उसको जोड़ी जूती मिल जाती है तो वो प्रार्थना करता है कि हाँ, ले मी नेवर लूज देम, अब हमें इसे नहीं खोना चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसके प्रेयर सुन लिए। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, और यंग बॉयज़ जो यंग बॉयज़ होते थे वो उस साधु या प्रीस्ट के बेटे जैसे होते थे और वो शूज़ पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जैसे रैग पिकर्स, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमीन शूलेस, वो हमेशा शूलेस रहते थे, यानी कि उनके पास जूते नहीं होते थे पहनने के लिए। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। माई अक्वाइंटेंस विद द बेयर फूड रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरी जानने की ये इच्छा या परिचय वो बेयर फुट यानी नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स से, रैग पिकर्स मीन्स होता है जो कूड़ा कचरा उठाते हैं,
तो लीड्स टू मिस सीमापुरी, यह जानने की इच्छा जो परिचय था उस लड़के से, यह मुझे खींच ले गई कहाँ, सीमापुरी तक। और ये सीमापुरी क्या है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी जो है दिल्ली के एक पेरीफेरी मीन्स होता है जो बॉर्डर होता है सर्कुलर फेस में, उसी को पेरीफेरी कहते हैं। और उस जगह पर सीमापुरी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली है, वहाँ पर सीमापुरी बसा हुआ है। तो वहाँ पर वो जाती हैं। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, काफ़ी दूर है यहाँ से। मेटाफोरिकली मीन्स होता है, मेटाफोरिकली जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, कह सकते हैं कि मान लिया गया है कि वो वहाँ पर गई थी। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स, वे लोग जो यहाँ, दोज यानी वे लोग हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। डियर स्क्वाटर्स मीन्स क्या होता है, स्क्वाटर्स वो लोग होते हैं जो बिना किसी आइडेंटिटी या बिना किसी जान पहचान के जब किसी का घर बसा लेते हैं, ले लेते हैं, या पोजीशन में ले लेते हैं, अधिकार में ले लेते हैं अनलॉफुली, यानी कि बिना किसी कानून के नियम के वो बसा लेते हैं, रहने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स कहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे कब, 1971 में। साहब से फैमिली इज अमंग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस वक्त सीमापुरी जो था वो पूरी तरह से जंगल था। इट स्टिल इज, और आज भी कुछ जगहों पर देखने को मिलता है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली तो नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपॉलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रेक्टिकल्स। ध्यान दें कि उन्हीं मिट्टी, मड मीन्स होता है कीचड़ के स्ट्रक्चर्स, यानी कीचड़ के स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी कि जो मिट्टी को ही मतलब गूंथ करके, जैसे आटा की तरह गूंथ करके वो बनाते हैं, झोपड़ी घर बनाते हैं, यानी कच्चा घर बनाते हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, यानी टिन के छत उस पर बना देते हैं, ऊपर रख देते हैं। एंड टारपॉलिन, टारपॉलिन मीन्स होता है तिरपाल, या तिरपाल लगा देते हैं, जहाँ पर डिवाइड ऑफ सीवेज, यानी सीवेज नहीं होता, ड्रेनेज नहीं होता। ड्रेनेज मीन्स जहाँ से पानी के निकलने का साधन हो, सूखने का निकलने का साधन हो, उसे कहेंगे ड्रेनेज। और रनिंग वाटर, या फिर पानी बहने या निकलने का साधन ना हो। और वहाँ पर जो है 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वे यहाँ रह चुके हैं कितने साल तक, 30 साल से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा तक यहाँ रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के। बट विद राशन कार्ड्स, राशन कार्ड्स के साथ रह रहे हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, और वोटर लिस्ट में राशन कार्ड पे अपना नाम है उनका। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और बाई ग्रेन यानी इस तरह से वो राशन कार्ड में उनका नाम होने की वजह से, उनका इलेक्शन कार्ड में नाम होने की वजह से वो अनाज उठा पा रहे हैं, गवर्नमेंट सुविधा ले पा रहे हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और भोजन क्या होता है, यानी इंसान के लिए खाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी जीने के लिए, अपेक्षाकृत उसकी पहचान के, यानी पहचान से ज़्यादा, यानी उसकी आइडेंटिटी ज़्यादा, फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड, वो देखिए उनमें से कुछ औरतें हैं, औरतों का एक ग्रुप है, वो कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि अगर दिन के अंत तक, तो वो दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, और अगर हम अपने फैमिलीज़ को फीड कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिस्तर पे हम लोग सो जाएं बिना पेट दर्द किए, तो वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे अपेक्षाकृत उन मैदानों के, उन जगहों के जहाँ हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। सी अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटेड साड़ीज़, और कुछ औरतें होती हैं, उनका ग्रुप होता है जो टैटर्ड साड़ीज़ में होती हैं। टैटर्ड मीन्स होता है कि बिल्कुल ओल्ड, और टॉर्न यानी फटा हुआ, पुराना, फटा पुराने का साड़ी होती है। उनमें कुछ औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि जहाँ ऐसे मैदानों, खेतों या जगहों पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, जहाँ पर हम एक वक्त की मतलब रोटी भी नहीं कमा सकते, नहीं खा सकते, तो इससे अच्छा तो यही है जहाँ पे हम कुछ खा पा रहे हैं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपने उस खूबसूरत लैंड को, ज़मीन को, ये भूमि को, देश को, जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स, नदियाँ थीं,
तो वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट्स एंड बीकम ट्रांजिट होम्स। जब जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता है वो क्या करते हैं, पिच कर देते हैं अपने टेंट्स को, यानी कि टेंट्स गाड़ देते हैं और वहीं पर अपना घर बसा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से, देखिए यहाँ पर इन देम लगाया गया है, यानी कि उनके हिसाब से उन बच्चे बड़े होते हैं जैसा वो करते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वह अपनी ज़िंदगी में यानी खाना पीना लाने में, उनके फूड पेट भरने में वो भी बच्चे भी उनके पार्टनर्स का काम करते हैं। यानी ये कह लें कि माँ बाप बच्चे सारे लोग निकलते हैं और रैग पिकर्स का काम करते हैं, इस तरह से फूड वहाँ से जुटा पाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब समझ सकते हैं कि सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर सीमापुरी में अगर बात करें तो रैग पिकिंग के अलावा उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। अब ये जो है, ये इन सालों में बात करें, पूरे सालों में, इस चीज़ ने, रैग पिकिंग ने क्या किया है, एक फाइन आर्ट को अच्छे प्रोपोर्शन में अडॉप्ट कर लिया है। ये कह लें कि यानी कि एक ऐसी इमेज क्रिएट की है ताकि ऑथर या कोई भी इंसान चाहे तो उस पर कुछ लिख सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ बना सकता है, अपने फाइन आर्ट क्रिएट कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखें, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, बड़ी अच्छी लाइन है, याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम में भी, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए गार्बेज क्या है, यानी गार्बेज में कूड़ा करकट, यही क्या है, सोना है। क्यों? इसलिए क्योंकि गोल्ड, वही गार्बेज ही इनकी ज़िंदगी का, सर्वाइवल का सहारा था। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, और देम यहाँ आई थिंक जो बड़े लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, और यही उनका डेली ब्रेड। डेली ब्रेड मीन्स होता है लाइवलीहुड, यानी कि जीविका, यानी कि जीविका कमाने का साधन था, यानी रोजी रोटी कमाने का साधन था गार्बेज। रूफ ओवर देयर हेड्स, देखें अब यही गार्बेज को ही कहा गया है कि एक समझ लिए वही छत था, ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर एक छत था, यानी कि गार्बेज ही के दम से वो टीन जैसा रूफ जो है अपने सर के ऊपर जो है छत के रूप में लगा सके थे। और वो भी पता, इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, और वो भी क्या था, लीकिंग रूफ, यानी कि उसमें ड्रिजलिंग होती थी, पानी टपकता था, होल थे, वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी वो गुजर बसर करते थे। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता था। क्यों? क्योंकि बड़ों के लिए रैग पिकिंग एक जीविका कमाने का साधन हो सकता था, लेकिन बच्चों के लिए तो ये सरप्राइज, जैसे अभी सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का मिल जाए तो वो समझेंगे अरे दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए क्या है, वो नई चीज़ है, एक सरप्राइज वाली चीज़, उसको मज़ा आता है उसमें। देखें आगे, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मैं 1 रुपये पाता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये के नोट पा जाता हूँ। साहिब सेज, यानी साहिब आलम कहता है कि मैं कभी कभी 1 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वैन चमक मतलब पूरी तरह से वो खुशी के मारे चमकने लगती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर आप पूरी गार्बेज का हीप हो यानी ढेर हो, अगर सिल्वर कॉइन पा जाए, एक सिक्का चांदी का पा जाए, व्हेन यू कैन फाइंड, जब पा सकते हैं गार्बेज में, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, स्क्राउंजिंग को नहीं रोक पाएंगे। स्क्राउंजिंग मीन्स होता है टू सीक टू ऑब्टेन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने की तलाश करना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्यों? क्योंकि एक आशा जुड़ जाती है कि हो सकता और मिल जाए। जब आपको चांदी का एक सिक्का मिल जाएगा तो आप तलाश करेंगे हमको एक और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज के अलग अलग मायने हैं, यानी कि बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग। डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों के लिए गार्बेज की मीनिंग अलग है और बड़ों के लिए गार्बेज की मीनिंग बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये क्या है, जैसे ये रैप्ड हो, यानी कि किसी गार्बेज जो होता है लिपटी हुई कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको सरप्राइज दे, उसको मज़ा आए। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि ज़िंदगी जीने का एक साधन है, रोजी रोटी का कमाने का एक साधन है।
वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक बार ऐसा हुआ कि ठंडी का मौसम था, सुबह के वक्त मैं देखा कि एक क्लब था जो उसके चारों तरफ दीवारें थी और दीवार के गेट पे वो खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो देख रहा था दो आदमियों को जो वाइट ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस और टेनिस प्ले कर रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम्स मीन्स होता है यानी कि कुछ कहना, बुदबुदाना या अप्रूवल देना। आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो कंटेंट था टू वॉच इट। टू वॉच इट मीन्स इसे देख करके स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी बड़ा संतुष्ट हो रहा था, बड़ा उसको तसल्ली मिल रही थी कि वो गेट के बाहर खड़ा होकर के वो देख पा रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। साहिब आलम कहता है कि मैं तब अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता, कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर जो होता है वो मुझे झूलने देता है, यानी यूज़ करने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी क्या है, टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। वो भी मतलब टेनिस जो मेन यानी जो टेनिस के प्लेयर होते हैं जो जूता पहनते हैं, जो शूज़ पहनते हैं, वो भी साहिब आलम भी वही शूज़ पहने हुए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट लुक स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब है। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि जो शॉर्ट्स और शर्ट पहने हुए वो डिसकलर्ड, उस पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। समवन गिव देम टू मी, तो उसने बताया कि किसी ने मुझे दिया था। समवन गेव देम टू मी, ओके, यानी कि उन जूतों को, जो जूते थे, शूज़ थे, किसी ने उसे दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और इस तरह से वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशन के मैनर में बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, सच तो ये है कि वो शूज़ जो थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, यानी कि वो यूजलेस शूज़ थे, यानी कि उसमें कुछ जो है, जो अमीर लड़का था उसने क्या किया, उस जूते को बेकार कर दिया था, पहन कर छेद कर दिया था, होल कर दिया था और फेंक, और वो क्या किया था, वही जो है साहिब आलम को दे दिया था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद who perhaps refused, जिसने क्या किया था, पहनने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, बिकॉज क्योंकि ऑफ अ होल, एक छेद था उसमें, इन वन ऑफ देम, यानी एक जूते में छेद था, डज नॉट बॉदर हिम, ताकि वो उसको परेशान ना करे। और उसको पता है जो रिच बॉय था यानी अमीर लड़का था, वो उसने जो जूते लिए थे उस जूते में होल हो गया था, तो उस जो होल से कहीं कंकड़ पत्थर ना घुस जाए, कहीं उसको परेशानी ना हो, इसलिए उसने अपने जूते को किसको दे दिया, साहिब आलम को दे दिया। अब साहिब आलम जो है वही पहने हुए है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, और ऐसे इंसान के लिए जो नंगे चलता हो, बेयर फुट टहलता हो, यानी नंगे पाँव जाता हो, तो इवन शूज़ विद अ होल, चाहे वह शूज़ छेद के साथ ही क्यों ना हो, यानी उसमें छेद ही क्यों ना हो, उसके लिए एक ड्रीम है जो अब कम ट्रू, वो सच हो गया है, यानी कि जूते पाना अब उसके लिए सच हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम, मान लीजिए जूते तो मिल गए, लेकिन अब वो जो गेम जो खेला जा रहा, दोनों जो सफ़ेद कपड़े में जो आए थे, दो आदमी खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे अंदर, अब वो देख रहा है गेम, इंटेंटली देख रहा है। इंटेंटली मीन्स कैसा देख रहा था, इंटेंटली मीन्स होता है बहुत ही ईगरनेस से, बहुत उत्सुकता से कि उसको भी खेलने को मिलेगा, तो ऐसा गेम उसकी पहुंच से बाहर था। तो डियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे, इस सुबह क्या है, साहिब जो है वो जा रहा है टू द मिल्क बूथ, मतलब मिल्क बूथ पे जा रहा है, जहाँ पे दूध वगैरह मिलता है, वहाँ जा रहा है, और कैनिस्टर एक लिया हुआ है स्टील का। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, स्टील का कैनिस्टर जो बहुत भारी है वो लिए हुए है। क्यों? क्योंकि वो अब एक चाय की दुकान पे काम करने लगा है, और चाय की दुकान का जो मालिक था उसने स्टील का कैनिस्टर लेकर के साहिब आलम को भेजा है दूध लाने के लिए। अब बेचारा इतना वजन है, उसको उठा उठा कर परेशान है, अब ले जा रहा। देखिए आगे, अब जवाब देता है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं उस रोड पर मैं क्या करता हूँ, टी स्टॉल में काम करता हूँ। टी स्टॉल मीन्स होता है जहाँ पे चाय मिलती है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस,
कुछ दूरी पर जो चाय की दुकान थी उस तरफ इशारा करते हुए बताता है, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है, मतलब तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो मैं पूछती हूँ कि क्या वो जॉब पसंद करता है या क्या तुम जॉब पसंद करते हो। तो हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा जो है पूरी तरह से उतर जाता है, यानी वो उसका जवाब बिल्कुल उसके निगेशन में होता है कि वो बिल्कुल जॉब पसंद नहीं करता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का जो कैनिस्टर था, कैनिस्टर मीन्स कैनिस्टर बोलते हैं, जो केन था वो हैवियर था, भारी था, किससे, प्लास्टिक बैग से, क्योंकि साहिब आलम प्लास्टिक बैग वो उठाया करता था, ही वुड कैरी सो लाइटली। अब चूंकि कैनिस्टर स्टील का इतना भारी है और प्लास्टिक बैग जो हल्का होता था तो वो ले जाया करता था लाइटली, बिल्कुल हल्का होता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर ले जाया करता था। लेकिन अब उसे काम जो मिला है बहुत भारी मिल गया है। द बैग वॉज हिज, द बैग वॉज हिज, यानी कि बैग भी उसका होता था, बट ये लेकिन जो कैनिस्टर लेके आया है बिलोंग्स टू द मैन, उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी अब साहिब जो है वो खुद का अपना मास्टर नहीं रहा। जब वो कूड़ा करकट वो प्लास्टिक का बैग उठाता था तो वो प्लास्टिक का बैग भी वो उसका अपना होता था, वो उसका मालिक होता था और बैग भी हल्का होता था। लेकिन अब ये क्या है, ना इसका मालिक है और ना ही वो उसका कनिस्टर है, ना ही कनिस्टर इतना हल्का है। उम्मीद करता हूँ डियर साहिब आलम की ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी जो स्टोरी इससे लिंक होती है, अब ये स्टोरी लिंक होती है फिरोज़ाबाद, चूड़ियों का शहर जो कहा जाता है, वहाँ से स्टोरी इसकी लिंक होती है। दो स्टोरी इसमें नैरेट की जाती है। मुकेश की स्टोरी, अब तक साहिब आलम की आपने स्टोरी सुनी। देखिए हिंट दिया है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। चूँकि देखिए जो मुकेश था वो ड्राइवर बनना चाहता और मोटर मैकेनिक भी बनना चाह रहा था। देखें आगे, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इस बात पर जोर देता था कि वो अपनी चीज़ का खुद का मालिक हो। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह अनाउंस करता है यानी कि बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम थोड़ा बहुत कुछ जानते हो कार्स के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा उससे, यानी मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, उसने कहा कि मैं सीख लूँगा कि कार कैसे चलाई जाती है। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे देखते हुए जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो उसका सपना था मानो वो लूम करता हो, लूम मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूम जाता हो किसी तरह से, मिराज की तरह से, लाइक मिराज मतलब जैसे आपने देखा होगा मिराज, उसमें बहुत तेज़ गति से निकलता है पानी का सफिस, तो घूम जाता है। तो उसका जो सपना था मानो वो घूम गया हो उसी तरह से, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और इस जो है धूल और कण की गलियों में, दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद की गलियों में पूरी तरह से भरा हुआ है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और ये फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, हर दूसरी फैमिली जो है फिरोज़ाबाद में इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, यानी पूरी तरह से एंगेज होती है, यानी बिजी होती है मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये क्या है, सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है कि शीशे के, कांच के जो जला करके बनाते हैं ना, वैसी इंडस्ट्री। तो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और यहाँ पे फिरोज़ाबाद के लोगों ने पूरे जनरेशन, पूरी अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं सिर्फ क्या करने में, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टी के चारों तरफ काम करने में, वेल्डिंग ग्लास को यानी शीशे को वेल्ड करने में, यानी कि उसको जोड़ने में, मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वीमेन, यानी सारी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि इस देश में ऐसा लगता है कि वो सारी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाती हैं, वेल्ड करती हैं। और मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक फैमिली है। नन ऑफ देम नो,
that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. देखें, उनमें से कोई भी ये नहीं जानता है कि बच्चों के लिए यह काम कितना इलीगल है, यानी कि सही नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा कानून कहता है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कि किस में, जिस जैसे ग्लास की फैक्ट्री में काम करवाना, ग्लास की भट्टी में काम करवाना जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होता है और डिंजी सेल्स होते हैं। डिंजी सेल्स मीन्स क्या होता है, ग्लूमी, अंधेरा सेल, अंधेरे कोठरियाँ होती हैं, और विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा और प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता है, वहाँ पे बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। और ये चीज़ बिल्कुल इलीगल है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, अगर ये कानून उन पर लागू इन्फोर्स कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, उनको कुड गेट हिम यानी कि पकड़ा जा सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और सारी वो 20,000 बच्चे जो आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, जो बाहर बिल्कुल गर्म फर्नेसेस से बाहर होंगे, वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट अर्स, जहाँ पे वे क्या कर सकते हैं, वे बिल्कुल डे लाइट अर्स में, दिन की रोशनी में काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं, बिल्कुल हार्डवर्क कर सकते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। और ऐसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो अपनी आइज़ की जो ब्राइटनेस होती है वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें जो हैं चमकती हैं एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो बीम मीन्स होता है रेज, यानी किरणें निकलना, यानी कि उस जो है चमकना, यहाँ पे जैसे वॉलंटियर करता है, यानी कि खुद से ही जो सर्विस देने की कोशिश करता है कि वो मुझे वो घर ले जाने की कोशिश करता है, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, और वो कहता है कि बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर रिबिल्ड हो रहा है, यानी कि बन रहा है, दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. देखें आगे, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, यानी ऐसी सड़कें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, चोक्ड विद गार्बेज, और जहाँ पे चोक हो जाता है, गार्बेज मतलब कूड़े करकट से क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, चोक में से भर जाता है, इस वजह से बदबू आने लगती है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, और ऐसे घर के पास से निकलते हैं जो हमेशा ऐसे घर के पास निकलते हैं जहाँ हमें वो सदा की तरह हॉवेल्स ही बने रहे, यानी झोपड़ी ही रही। हॉवेल्स मीन्स होता है झोपड़ी, हट, और विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उसकी दीवारें जो थी बिल्कुल खुरदुरी थी, यानी कि ब्रेक टूटती हुई नज़र आ रही थी। उबली डोर्स, और दरवाजे जो थे इधर के उधर जो है, पल्ले जो इधर से उधर जो है जाते हुए नज़र आ रहे थे, यानी कि उसमें आपको बता दें कि मतलब कहीं दरवाज़ा जो है ऐसा लकड़ी का या बना हुआ था, या उसके कह सकते हैं जो लोहे की पत्ती आती है उसका बना हुआ था, तो दरवाज़ा कभी इधर कभी उधर जो है, लेकिन स्टैंडली कहीं जगह स्टैंड नहीं था, ऐसा दरवाज़ा बनाया गया था। तो नो विंडोज़, लेकिन विंडोज़ भी नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ये उनकी जो फैमिलीज थी पूरी तरह से क्राउडेड थी, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस की जो फैमिली जो थी वो पूरी तरह से क्राउडेड थी, किसके साथ, ऐसे एनिमल के साथ रहती थी। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, जैसे कभी साथ साथ मतलब जानवर और इंसान जब साथ साथ कभी पहले की स्थिति में रहा करते थे, वैसे हमने यहाँ पर देखा, फिरोज़ाबाद में भी देखा कि सारे लोग जानवरों के साथ रह रहे थे। तो ही आगे देखते हैं, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह क्या करता है, इस तरह के घर के एक दरवाजे पर रुकता है। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर, बैंग्स मीन्स होता है थप से आवाज़ करना, यानी कि भड़ाक से आवाज़, यानी धड़ाम से जब आवाज़ की जो दरवाज़ा खुलता है धड़ाम से, तो उसी को बैंग्स कहते हैं। तो बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, तो अपने पैरों से वो खोल देता है दरवाज़ा, बैंग मतलब बहुत धड़ाम से आवाज़ आती है। उबली आयरन डोर, वो दरवाज़ा लोहे का था, और वुबली मीन्स आप समझ गए होंगे, वुबली मीन्स क्या होता है कि अनस्टेडली जो दरवाज़ा होता है अनस्टेडली इधर उधर जाने लगता है, इसी को कहते हैं उबली।
एंड पुशेज इट ओपन, और ये पुश करता है ताकि दरवाज़ा खुल जाए। वी इंटर अ हाफ बिल्ड शेक, और हम प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं कहाँ पे, हाफ बिल्ड शेक। शेक मीन्स होता है झोपड़ी, मतलब हाफ बिल्ड मीन्स होता है आधा बना था। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके वन पार्ट में, थैच्ड विद ग्रेट ग्रास। थैच्ड मीन्स होता है रखा गया था। थैचिंग जैसे कवर करना किसी भूसे से, घास से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जब छप्पर ऊपर हम थप रख देते हैं तो उसी को कहते हैं थैच्ड विद डेड ग्रास। डेड ग्रास मीन्स होता है हरी घास, हरी घास नहीं थी बल्कि सूखी ग्रास, सूखी सूखी घासों से उसको थैच किया रखा गया था। इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल। तो एक और देखें यहाँ पे उसके एक पार्ट में जैसा बताया गया, एक पार्ट में तो हो गया कि वो डेड ग्रास मतलब सूखी हुई घासें रखी हुई थी, उसको थैच किया गया है, कवर किया गया है। और एक कॉर्नर एक क्या है, फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने ज़माने में चूल्हा होता था, जो बनाते थे हम, मिट्टी का चूल्हा कह सकते हैं बनाते थे, तो वो चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, और मतलब एक उस पर जो है एक बड़ा सा वेजल लगाया गया था। वेजल मीन्स होता है एक बर्तन रखा गया था ताकि ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उस पर मतलब पालक के पत्ते रखे गए थे। और जब वो अच्छा सिजलिंग मीन्स होता है कि साए साए की आवाज़ आती थी। क्यों, जब जब पकता है ना, मतलब जब कोई भी चीज़ जब बर्तन में रखें तो आप उस गैस से जो उसके भाप से जो सी सी यानी कुकर की सीटी की जैसे आवाज़ आती है उसे सिजलिंग कहते हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चाउड वेजिटेबल्स। एक बड़ा सा पॉट था एल्यूमिनियम का जो ग्राउंड पे रखा गया था, उसमें भी कुछ कटे हुए वेजिटेबल्स थे, यानी सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील। और एक कमज़ोर एक यंग वुमन थी, औरत थी, जो क्या कर रही थी, कुक कर रही थी, बना रही थी इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज, आँखों, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यानी उसकी आंखों में धुआं धुआं जो है भरा हुआ था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो क्या थी, वाइफ है किसकी, मुकेश की, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, यानी मुकेश की भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और हालांकि साल अगर उम्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओल्डर नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उसको रिस्पेक्ट मिलता है बहू से, बहू के नाम से रिस्पेक्ट दिया जाता है गांव में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी कि बहू का मतलब होता है क्या, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी हाउस की, पूरे घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 men यानी 3 आदमियों की वो इंचार्ज थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी उसके हस्बैंड थे यानी मुकेश का भाई, और मुकेश और उनके फादर, मुकेश 2 भाई थे, इन दोनों भाई के फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब ओल्डर मैन यानी मुकेश का भाई एंटर करता है, शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, यानी कि जहाँ यहाँ पर ओल्डर मैन मीन्स होता है कोई भी अगर बड़ा आदमी यहाँ पर अगर घर पे एंटर करता है तो वो क्या करती है, उस टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना जो पर्दा होता है जो नीचे ढकते हैं, मतलब वो सर के नीचे चेहरे पे जो ढकते हैं वो पर्दा जो है कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, नकाब एक हिसाब से कह सकते हैं कि अपने फेस पे लेके आती है। As custom demands, daughters in law must veil their faces before male elders, जैसा कि कस्टम डिमांड करता है कि जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं यानी कि जो बहू होती हैं घर की, वो क्या करें, वो उनके लिए कानून है कि वो क्या करें, अपने चेहरे पर पर्दे का इस्तेमाल करें, यानी कि आंचल या पल्लू का इस्तेमाल करें। किसके, जो ऐसे बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के सामने जो मेल होते हैं, यानी कि जो मेल एल्डर्स होते हैं, जो मेल होते हैं उनके सामने जो है वो अपना पल्लू ढक लें, क्योंकि इसमें एहतराम और रिस्पेक्ट की बात कही गई, एक रिस्पेक्ट माना जाता था। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, इसमें जो है, इस केस में अगर बात करें जो एल्डर है वो एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर है, मतलब गरीब कह सकते हैं कि बैंगल मेकर मीन्स चूड़ी बनाने वाला, और एम्पावरिस्ट मीन्स होता है जो गरीबी झेल आया हो, उसी को कहते हैं एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर, यानी कि
लंबे सालों में बहुत मेहनत करने के बाद पहले टेलर का काम किया, फिर देन बैंगल मेकर, फिर चूड़ी का बनाने वाले का काम किया है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो असफल रहा है वो अपने घर को नया करने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को पढ़ाने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम, सब कुछ वो जो मैनेज करना था उसे उन्हें पढ़ाना था। व्हाट ही नोज, जो उसे पता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो सिर्फ वो अगर पढ़ा सकता था क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने की कला। यहाँ बात हो रही द एल्डर कौन, यानी कि उनके ससुर की, उससे यानी मुकेश के फादर की बात हो रही है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चे यानी मुकेश को भाई को पढ़ाया, और वो भी वो जो पढ़ा सकते थे सिर्फ क्या, कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो सिर्फ उन्होंने बताया।